वेलकम टू एस्पायरेंट क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं फैयाज खान। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। आज दूसरी वीडियो है इस सत्र की। तो आप सभी लोग जो है इंडियन पॉलिटी को आज हम लोग केंद्र सरकार पढ़ेंगे और केंद्र सरकार में हम लोग जो है राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंडियन पॉलिटी। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार। देखिए आप सभी लोग कि केंद्र सरकार 3 भाग से मिलकर बनी होती है। पहला विधायिका या संसद, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका या संसद के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला राज्यसभा, जिसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं या प्रथम सदन भी कहते हैं। दूसरा लोकसभा, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद या विधायिका तैयार होता है। और इनका काम होता है कानून को बनाना। इनका काम होता है कानून को बनाना। हम बात करें दूसरे नंबर की कार्यपालिका। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति नाममात्र होता है क्योंकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, इसलिए राष्ट्रपति नाममात्र होता है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह ये सभी है मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं और कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि न्यायपालिका क्या काम होता है। ये जो हमारा कानून बना है उसकी समीक्षा करेंगे, कानून की समीक्षा करना। समीक्षा करना यानी रिव्यू करना, चेक करना कि कानून सही है या गलत है, और या फिर कानून लागू करवाना। ये हमारे न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका के अंदर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, और उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। तो ये बात हमारी केंद्र सरकार के पार्ट्स की रही। केंद्र सरकार में कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला विधायिका या संसद, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका या संसद भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति नाममात्र का हेड होता है और वास्तविक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। इसके बाद हमारा न्यायपालिका आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं, जो कानून की समीक्षा करते हैं और कानून लागू करवाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह भारत का प्रथम नागरिक है। इसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित है। मतलब ये हुआ कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो सभी के सभी काम राष्ट्रपति से ही चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों पॉइंटों को देखें, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 को, तो यहाँ पर हेड जो है राष्ट्रपति होता है। जैसे ही आर्टिकल नंबर 74 पढ़ते हैं तो भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को कार्य कराने की सलाह देगा। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक उसको प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिपरिषद उसको सलाह ना दे। इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रपति क्या हो जाता है, राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक हेड होता है, वास्तविक हेड। तो ये बात तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी
तो हम बात कर रहे थे कि नाम मात्र का राष्ट्रपति हेड होता है, वास्तविक जो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में इलेक्शन हुआ। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति एक पार्टी को बुलाएगा और कहेगा अपना जो है पूर्ण बहुमत साबित करो, अपना बहुमत साबित करो और अपनी सरकार बनाओ। ये पावर जो है, ये फैसला राष्ट्रपति के हाथ में होता है। दूसरा ये चीज़ है कि लोकसभा भंग होने की संभावना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला लेता है। ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला लेता है। इसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह की लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सारी जो है चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, उसका वेतन क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, उसको हटाया कैसे जाता है, उसके कार्यकाल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और सभी दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें। पॉज करके वीडियो को अपने जो है पॉइंट्स जो लिखने वाले हैं, आपको लगता है लिखना है तो वो लिख लें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वीडियो शेयर कर सकें, आपके लिए वीडियो बना सकें। और दोस्तों, हमारा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जितनी भी है कार्यविधियाँ हैं वो सभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही भारत का प्रथम नागरिक होगा। इसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रधान होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन एक बात आती है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशंस, राष्ट्रपति की चुनने के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वालिफिकेशंस क्या है, अर्हताएं इसकी कहते हैं। आर्टिकल 58 में इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की क्वालिफिकेशंस की बात की गई। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा है कि भारत का नागरिक हो। ये बात पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 35 वर्ष से अगर कम है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पागल व दिवालिया ना हो। हाँ, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, पागल व दिवालिया ना हो। इसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि लोकसभा का सदस्य हो, यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। वहां पर लिखा होता है ऑप्शन में कि राष्ट्रपति की जो है क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, फिर और एक ऑप्शन दे दिया लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये ऑप्शन अगर टिक आपने नहीं किया तो आप 100% गलत है। इस बात पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। आगे बढ़ते हैं, सरकार के प्रति, यानी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो सरकार के प्रति किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सरकार के प्रति जैसे जॉब वगैरह है, तमाम वो जो है जो सरकार सेवाएं मुहैया कराती हैं
उन सभी में वो लाभ के पद पर ना हो। लेकिन एक बात आती है कि नोट पॉइंट में लिखा है राष्ट्रपति या कोई मंत्री पद, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति हो या वो अपने पहले से ही, जैसे हम बात करें अभी हमारे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। अब अगली बार फिर से अगर है जब इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, तो ये पहले से ही राष्ट्रपति हैं, तो ये लाभ का पद नहीं है, ये दोबारा यह इलेक्शन लड़ सकते हैं। या फिर कोई मंत्री पद हो, तो ये चाहे कि हम मंत्री पद से है हटकर और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो ये राष्ट्रपति का इलेक्शन आराम से लड़ सकते हैं। ये मंत्री पद कोई लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनका जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनमें इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है। तो पहले आपको बता दें कि जो निर्वाचक मंडल है, देखिए एक बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये बात अमेरिका से ले ली गई। लेकिन निर्वाचक मंडल जिस तरीके से हमें निर्वाचन करना है, कैसे इसका जो है इसको राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, ये मंडल लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति कहां से लिया गया, तो यूएसए, अमेरिका से लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये बात हमने आपको बता दी थी कि आर्टिकल 54 में, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 54 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। और ये निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति का, ये आयरलैंड से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। अब ये बात आती है कौन कौन राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकता है, मत अपना कौन कौन दे सकता है। यहाँ पर मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी ये दो हमारे इंडियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, मतलब संघ राज्य क्षेत्र हैं, जहाँ से हमारे केवल जो है दिल्ली और पुडुचेरी ही इनके निर्वाचित सदस्य जो है इसमें वोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखा है कि इसके मनोनीत वाले सदस्य और इसके मनोनीत वाले सदस्य वोट कर सकते हैं। मनोनीत वाले कभी नहीं कर सकते, केवल निर्वाचित जो लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है वही लोग जो है इसके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस पद्धति पे आधारित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी पद्धति क्या होती है, अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का चुनाव होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये आर्टिकल 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति होगी वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा। इसके लिए 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक बात कहूं कि चुनाव में कोई विवाद बनता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसका निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि राष्ट्रपति अवैध घोषित हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति चुन भी गया, राष्ट्रपति जो है चुन गया और उसने कुछ काम भी कर लिया, लेकिन बाद में पाया गया कि ये राष्ट्रपति जो है अवैध है और ये घोषित भी हो गया, तो उसके द्वारा जो उसने कार्य किए होंगे जितने टाइम में वो कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, क्योंकि उसने जो काम कर दिए हैं वो हो चुके हैं, अब उन्हें घोषित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से जो है स्क्रीन दिखाता हूँ कि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन बार बार आप जो है एग्जाम में जाते हैं और गलत कर बैठते हैं कि राज्यपाल कोई टिक कर देता है कि कुछ कर देता है। आप इस बार अच्छे से पढ़ेंगे और इसको जो है आगे एग्जाम में अप्लाई करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होगा।
रहे थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जिस दिन से, वो जिस तारीख से पद धारण करेगा उस तारीख से लेकर 5 साल तक का होता है। मतलब हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। लेकिन एक बात आती है कि समय से पहले भी राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो सकता है, मतलब पद जो है त्याग सकता है। पहली चीज ये आती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, तब पद खाली हो जाएगा। लेकिन इसकी सूचना पहले लोकसभा के स्पीकर को देनी होगी। दूसरी चीज है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जब वो जो है राष्ट्रपति है उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तब पद खाली हो जाएगा। और अगला है महाभियोग, जब इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए और तो आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आज इस पर बात करते हैं। बाकी आप पॉज करके इसको बार बार जो है लिखिएगा, आपको इसी तरीके से लिखकर याद करना है, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 7 में चल रहे हैं हम लोग, कौन से आर्टिकल में क्या दिया है, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, यानी इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 61 में यानी आर्टिकल 61 में ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है कि लगाने का कारण क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका क्या कारण होता है, तो कारण मेन जो है वो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति किसी भी प्रावधान को, हमारा जो संविधान है उसके प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब कोई भी सदन लोकसभा या राज्यसभा क्या करेगा कि वो अपने सदन के सभी सदस्यों का 1/4 या वर्तमान में जो प्रेजेंट होते हैं उनका 1/4 सदस्य, माने 1/4 सदस्य लिखित सहमति दें। और ये जो है महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले ये राष्ट्रपति को सौंपना होता है, यानी 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को जो है इस प्रस्ताव के बारे में सूचना देंगे, जिस पर जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित सहमति दें। और जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया, अगर उस सदन में 2/3 सदस्य उसको पास कर दें, उस प्रस्ताव को पास कर दें, तो ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। जब ये दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन की भूमिका क्या होती है, इस प्रस्ताव पर दूसरे सदन की भूमिका फिर से समझते हैं एक बार ऊपर से कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के बारे में 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। लगाने का कारण क्या होना चाहिए कि संविधान के जो प्रावधान है, राष्ट्रपति अगर उसका जो है उल्लंघन करते हैं तब ये लगाया जाता है। अगर जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस सदन में लाने से 14 दिन पहले सभी सदस्यों का 1/4 यानी 1/4 सदस्य उस महाभियोग प्रस्ताव के लिए लिखित सहमति दें, जो 14 दिन पहले होगी और उसे जो है राष्ट्रपति को सौंपना होगा। अब बात करते हैं जिस सदन में लाया गया तो उसको पास करने की, ये तो वो है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये लिखित सूचना देनी होती है कि भाई हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट या हम महाभियोग ला रहे हैं, ये बात उनको बताया जाता है। लेकिन जब बता दिया उसके बाद इम्पीचमेंट जो है लाए गए, पहले सदन में आया, मान लीजिए लोकसभा में आया, अब लोकसभा के जो है 543 मेंबर जो है निर्वाचित हैं, 2 मेंबर हमारे मनोनीत हैं, अगर उसका हम 2/3 करते हैं तो वो 2/3 मेंबर 2/3 मेंबर जो है उसको उस प्रस्ताव को पास कर दें, तो ये जो है पहले सदन में पास माना जाएगा। जब ये पहले सदन में पास माना जाता है तो इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में ले जाएगा, और जब दूसरे सदन में ये जाता है तो दूसरे सदन की भूमिका क्या होती है। पहली ये कि जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं, दूसरा सदन जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करेगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, जो आरोप लगाए गए। यदि आरोप सही पाए गए और यह सदन भी 2/3 भाग से पास कर दे तो महाभियोग पूरा हो गया।
मतलब अब राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। ये हमारा यह है महाभियोग है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त ये 6 माह के अंदर भरना होता है, ये बात क्लियर है। 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है उसे भरना होता है। बात आती है कि कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होने को हो, जब पूरे हो रहे हो तब पद अवधि मतलब पद खाली ना हो जाए, इस वजह से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव होना जरूरी है। यह आर्टिकल 56 के 1 में कहा गया है। इसके बाद यदि चुनाव में कोई देरी हो तो राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये आर्टिकल 56(1) गा में कहा गया। मतलब फिर से समझिएगा कि अगर कोई चुनाव में देरी हो गई तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये 56 के मतलब 56(1) के गा में ये बात कही गई। इसके बाद आर्टिकल 70 में कुछ आकस्मिकताएं ऐसी हैं, मतलब आकस्मिकताएं होती हैं, इमरजेंसी कोई आ जाए, ऐसी इमरजेंसी जिसमें राष्ट्रपति जो है पद खाली हो रहा हो तो कौन काम कर सकता है। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार एक्ट 1969 के तहत, मतलब 1969 में एक एक्ट बना जिसका नाम था राष्ट्रपति उत्तराधिकार एक्ट। इसमें यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति उसका काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में, और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश भी जो है अनुपस्थित है, तब उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का सुपीरियर मेंबर वरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये चीजें है कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो कौन कौन इस पे काम कर सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर यह 6 माह के अंदर भरना होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी जो है राष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए चल रहा है तो 5 साल तक वो जो है चलता रहता है। इलेक्शन पद खाली होने से पहले ही आर्टिकल नंबर 56(1) में बताया गया है। उसके बाद चुनाव में अगर कोई देरी हो जाती है तो उस चुनाव को जो है जब तक नहीं करा सकते हैं तब तक वही राष्ट्रपति उस पर काम करेगा। आर्टिकल 70 में कोई अगर जो है इमरजेंसी आ जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति बीमार हो जाए, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी जो है किसी कारण जो है उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पे भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अनुपस्थित है, कोई कारणवश कहीं पर जो है चला गया, कुछ भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुपीरियर मेंबर होगा, वरिष्ठतम सदस्य होगा, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ कि राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति का सभी करों से मुक्त जो है 5 लाख रुपए पर मंथ, हर महीने राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए है। और ये होता क्या है कि सभी करों से मुक्त होता है। लेकिन एक बात आती है कि जो ये निवास दिया था वो भी निःशुल्क होता है। इनको निवास रहने के लिए जगह या कुछ भी आपको जब राष्ट्रपति को दिया जाता है वो निःशुल्क होता है। अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा जब वार्षिक पेंशन होती है तो इनकी 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन होती है। हर वर्ष इनको 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में मिलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पे बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन पढ़ते रहे, कार्यकाल पढ़ते रहे, क्वालिफिकेशंस पढ़ते रहे और हटाना लगाना ये सब चीजें पढ़ते रहे। इसके बाद वेतन भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति काम क्या करता है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो पावर है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति किन किन लोगों को जो है नियुक्ति देता है, नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री व अन्य उसके मंत्री, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इनको आप पॉज करके अपनी कॉपी पर लिख लीजिए क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको इसी को अच्छी तरीके से लिखना है, बार बार लिखना है ताकि आपको याद बना। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG, इसकी भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की एवं उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसकी भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बात समझ लीजिए, आने के लिए बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को भी जो है राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। OBC जो बैकवर्ड क्लास होता है, जो हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके जो है आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। माइनॉरिटी कमीशन, जो माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राजदूत एवं राजनयिक, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद अनुसूचित आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन सबके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नियुक्तियां जो है कभी कभी पूछ लिया जाती है और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाती है और हमें याद ना हो, इधर उधर टिक कर दें तो उसमें गलत हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसकी विधायी शक्तियां क्या होती हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए जो संसद में जो भी कानून आएगा तो राष्ट्रपति का जो है उसमें रोल होता ही है। यहाँ पर देखिएगा कि पहला पॉइंट हम बात करते हैं, संसद का सत्र आहूत करना है, मतलब शुरू करना है, या सत्र अवसान यानी खत्म करना है, या फिर लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात है, आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र हो या हर वर्ष के शुरू में भाषण कौन देगा? राष्ट्रपति दे सकते। कोई भी बिल राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून या एक्ट बनता है, ये बात अच्छे से याद करें। कोई भी बिल जो है जब तक जो है एक्ट नहीं बन सकता है, जब तक वो जो है कानून नहीं बन सकता है, जब तक राष्ट्रपति अपना जो है इस पर सिग्नेचर न कर दे। कुछ बिल जो है हमारे, बिल मतलब विधेयक, कुछ बिल जो है पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के ही वो लाए जा सकते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, या उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, या क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो, तो ऐसे संबंधी जो बिल होंगे पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। या कोई मनी बिल है यानी धन विधेयक है, आर्टिकल 110 में कहा गया कि अगर धन विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति पहले सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की पहले सहमति चाहिए। संचित निधि से खर्च अगर करने हैं, हमारे भारत की एक कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसमें पैसा इकट्ठा होता है पूरे भारत का, और इसी से जो है हमारे भारत के तमाम खर्चे चलते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड को जो है जब हम उसमें से पैसा निकालते हैं तो एक कानून बनाना पड़ता है। जब तक वो जो है बिल पास नहीं होता है तब तक वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे कितनी भी ज़रूरी हो, कितना भी ज़रूरी हो वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक बिल बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसकी भी सहमति पहले पूर्व सहमति राष्ट्रपति की होती है, मतलब राष्ट्रपति से पूर्व सहमति चाहिए। ये आर्टिकल 117 के 3 में बात कही गई। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा जो है अगर है तो कोई अचानक कोई जरूरी काम आ गया और राष्ट्रपति है नहीं, तब क्या होगा? बिल तो बन नहीं पाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो भारत का आकस्मिकताएं, इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा होता है, जहां पर अगर कोई जो है राष्ट्रपति नहीं है या कोई कानून नहीं बन सकता, कोई बिल आ नहीं सकता है, तब हम वहां से एक टेम्परेरी बिल बना के वहां से पैसा निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस तरीके से वो जो है मैनेजमेंट करते हैं। अगला है ऐसे कराधान जिनमें राज्यों के हित हों, मतलब टैक्सेशन जो हमारे होते हैं, ऐसे टैक्स जिसमें राज्यों के हित जुड़े हों, राज्यों के बीच व्यापार करना, वाणिज्य और समागम जैसे बिल संबंधी हों। तो 304 आर्टिकल में कही बात है, आर्टिकल 304 में बात कही गई है कि जो राज्यों से व्यापार करना हो या कोई वाणिज्य वगैरह हो या समागम हो, इन सभी के लिए जो बिल लाया जाएगा उनमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग, जैसे साधारण बिल कोई आता है तो साधारण बिल जो है दोनों सदन में जाता है,
लोकसभा और राज्यसभा में। जब लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, मान लीजिए लोकसभा उसको जो है पारित कर देता है और राज्यसभा जो है पारित नहीं करता है, उसमें जो है दोनों मतभेद हो जाता है। जब मतभेद होता है तो ऐसी कंडीशन में जो है ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है हिंदी में कहें कि संयुक्त बैठक। तो इस संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक। संसद के सदस्यों का मनोनयन, मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट। हम बात कर रहे हैं कि संसद में जो हमारे दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उनमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो पहले बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 331 में ये बात कही गई, यानी दो सदस्य ऐसे जो एंग्लो इंडियन हो, आंग्ल भारतीय हो। कैसे होंगे? माता की परंपरा में भारतीय हो और पिता की परंपरा में यूरोपीय, लेकिन वर्तमान में दोनों भारतीय होना चाहिए। ऐसे दो लोगों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। अगर बात करें राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये 12 सदस्य वो होते हैं जो किसी जैसे समाज सेवा, किसी विज्ञान साइंटिस्ट वगैरह हो, या जो है किसी जो है उपन्यास, इतिहास, इन किसी एक अच्छे विशेषज्ञ और समाज सेवा में उनका नाम हो। तो उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति आर्टिकल 80(3) के तहत मनोनीत करता है। आगे देखिए, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करना, यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना हो, जब कोई कानून बनाना होता है और संसद का सत्र भी न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है। टेम्परेरी लॉ को ही अस्थायी कानून कहते हैं, क्योंकि ये अध्यादेश अस्थायी होता है। ये बात जो है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार रेलवे में पूछा गया था आर्टिकल 123 के तहत क्या है, तो अध्यादेश है। आगे देखिएगा, सैन्य शक्तियां। तो सभी सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब सभी सैन्य बलों का कमांडर ऑफ चीफ जो है वो राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक शक्तियां, जैसे देश विदेश के जो मामले होते हैं, उन मामलों में उनमें समझौतों में सिग्नेचर की जरूरत होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति के हाथ में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। जैसे आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 352 में आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। कब? जब कोई युद्ध हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो, या किसी जो है दूसरी कंट्री में अचानक जो है विद्रोह कर दिया हो, तब वो राष्ट्रपति 6 माह के लिए आपातकाल लगा सकता है। और ये एक बार में 6 ही माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन लगाया कितनी भी बार जा सकता है। इसलिए ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बात जो है बना दी गई कि लगेगा 6 माह के लिए, लेकिन लगा कितनी भी बार सकते हैं। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 356 की, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यह हर जगह देखने को मिलता रहता है, बार बार हमको बीच बीच में देखने को मिलता रहता है। तो ये राज्यों में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपात है। अगर जैसे देश के अंदर जीडीपी हमारी है, जो अर्थव्यवस्था है, इसके हाल खराब हो जाए तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात यानी इमरजेंसी लगा सकता है। इसकी न्यूनतम अवधि केवल 2 माह होती है। 2 माह की न्यूनतम अवधि होती है। 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब मान भी सकता है और नहीं भी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर। देखिए वीटो शक्ति क्या होता है।
राष्ट्रपति की वीटो यह आर्टिकल दिया है 111। चलिए पढ़ लेते हैं वीटो। वीटो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण वीटो। इसका मतलब होता है कि कोई बिल होता है और बिल पर राष्ट्रपति अनुमति ना दे, अनुमति ना दे, यह होता है पूर्ण वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी। वीटो इसमें क्या होता है, कोई बिल जो है बना है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए। बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा जाए, भेजना लिखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आती है मनी बिल छोड़ के। क्योंकि मनी बिल जो है केवल लोकसभा में ला सकता है, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं ला सकता है, इसलिए उसमें पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है, मनी बिल छोड़कर। तीसरा आता है जेबी वीटो। मतलब पॉकेट वीटो। ये जो है जब कोई बिल आया गया और बिल पर राष्ट्रपति जो है ना तो अनुमति देता है और ना ही उसको जो है कुछ करता है, बल्कि अपने बिल को अपनी पॉकेट में रख लेता है। बिल को अपनी जेब में रख ले, अपनी जेब में रख ले, ये होती है वीटो पावर। भारत के अंदर भारत के अंदर 1986 में पहली बार जेबी वीटो का इस्तेमाल किया गया। मतलब अब तक मात्र एक बार किया गया है, तो मैं इसको लिखा देता हूँ।
हाँ, तो बात कर रहे थे कि जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने किया था कि बिल था भारतीय डाकघर संशोधन बिल, ये लाया गया। तो इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस बिल को अपनी पॉकेट में रख लिया। लेकिन नोट में मैंने लिखा है यही बिल जो है 3 साल बाद 1989 में उस टाइम राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इसी बिल को जो है रिव्यू के लिए भेजा, पुनर्विचार के लिए भेजा। लेकिन उस टाइम नई सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा, उन्होंने इस बिल को रद्द कर दिया। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो अगर पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे एक बार पूछा है कि नीलम संजीव रेड्डी, तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी से एक बात जो है इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक बार हार गए थे, लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुने गए, मतलब इनके अपोजिशन में कोई नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और एक कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बीबी गिरी, ये निर्दलीय राष्ट्रपति थे, जबकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी ये निर्दलीय बीबी गिरी चुने गए। और बीबी गिरी से एक और पॉइंट मिलता है कि बीबी गिरी के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। तीसरी है कार्यवाहक, मतलब कोई राष्ट्रपति कहीं अब्सेंट है या किसी कारण जो है राष्ट्रपति के काम में नहीं आ पा रहा है, तब उसे कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन उसका काम करेगा, तो बीबी गिरी भी हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं और बीडी जत्ती हैं, ये 3 है कार्यवाहक। KR नारायण, ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं। APJ अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक यानी मिसाइल मैन और बिना शादी वाले राष्ट्रपति। आगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक ख़त्म कर दिया है। मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप जो है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तब तक आप घर पर बैठकर ही पढ़ें और अपनी अच्छे से तरीके से पढ़ाई करें। अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने हिंदुस्तान को सेफ रखें। और वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से आप देखते रहें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो है अगर ज़्यादा ब्रॉड में जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।